नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी यादव और आज हम पढ़ेंगे ओम थानवी का अ, यात्रा वृतांत अतीत में दबे पाँव। अतीत में दबे पाँव यानी इतिहास या अतीत के जो अवशेष हैं वो। यहाँ पर अतीत में दबे पाँव में ओम जो थानवी है उन्होंने एक यात्रा वृतांत लिखा है। यात्रा वृतांत क्या होता है बच्चों? जहाँ पर लेखक या कवि कहीं भी किसी भी देश की, शहर की, नगर की या गांव की जब वो यात्रा करते हैं यानी वहाँ पर वो जाते हैं तो वहाँ उन्होंने क्या देखा, उनके अनुभव कैसे रहे, उन सब को अपनी जब कलमबद्ध वो करते हैं तो वो उनका यात्रा वृतांत कहलाता है। यहाँ पर हम अतीत में दबे पाँव का यात्रा वृतांत पढ़ेंगे यानी उसका सार पढ़ेंगे। यह ओम थानवी की यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। उन्होंने इस पाठ में विश्व के सबसे पुराने और नियोजित शहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का वर्णन किया है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो ओम थानवी जी हैं उन्होंने यहाँ हमारे जो प्राचीन सभ्यताएं थी या प्राचीन जो शहर थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वहाँ की यात्रा की है और वहाँ उन्होंने कैसा अनुभव किया है, वहाँ का जो संस्कृति कैसी थी, वहाँ वो किस प्रकार से बसा हुआ था, उसके अवशेष कैसे हैं, इन सब के बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया है। अभी जो ये जो जगह हैं दोनों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं, जिनकी खुदाई के बाद वहाँ कुछ अवशेष मिले हैं जिनसे हमें वहाँ की जो संस्कृति है या उनकी जो नियोजन प्रकृति है प्रणाली है उनके बारे में पता चलता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और पंजाब प्रांत में हड़प्पा नाम के दो नगरों को पुरातत्वविदों ने खुदाई के दौरान खोज निकाला था। पुरातत्वविद क्या होते हैं? जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं या पुरानी जो संस्कृति हैं, पुराना जो इतिहास है, जो खुदाई से जो अवशेष प्राप्त होते हैं उनके बारे में जो पता लगाते हैं वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर है। ताम्र होता है तांबा। मोहनजोदड़ो अर्थात मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो क्या है? मुर्दों का टीला। यह नगर मानव निर्मित छोटे छोटे टीलों पर बना है। मानव निर्मित यानी जो प्राकृतिक टीले नहीं हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो टीले हैं वो मानव निर्मित हैं। तो ये उन टीलों के ऊपर बसा हुआ शहर है। मोहनजोदड़ो में प्राचीन और बड़ा बौद्ध स्तूप है। प्राचीन यानी कि पुराना। इसकी नगर योजना अद्वितीय है। इसकी नगर योजना अद्वितीय क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो नगर बसाए गए हैं वो बहुत ही सुनियोजित तरीके से हैं। घरों के अंदर, घरों के पास सब में नालियाँ हैं, नालियाँ ढकी हुई हैं, स्नानघर है, कुएँ हैं, तालाब है। तो इस प्रकार से जो उनकी बसावट है वो अद्वितीय है यानी उनके समान कोई दूसरा नहीं है। फिर लेखक कहता है कि लेखक ने खंडर हो चुके टीलों, स्नानागार, मृदभांड, कुओं, तालाबों, मकानों व मार्गों का उल्लेख भी किया है जिनसे शहर की सुंदर नियोजन व्यवस्था का पता चलता है। बस्ती में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते। हर घर में जल निकासी की व्यवस्था है। सभी नालियों को ढका हुआ है। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जब लेखक है उसने अपनी जो यात्रा की है उसमें उसने ये पाया है कि जो वहाँ पर जो उस शहर की बसावट है वो बहुत ही सुंदर है। प्रत्येक घर के अंदर जल निकासी यानी कि जो मतलब जो हमारा अतिरिक्त जो जल होता है या हमने जो प्रयोग में जल ले लिया है उस जल की निकासी के लिए प्रत्येक घर के पास नालियाँ बनी हुई हैं और नालियाँ भी ढकी हुई हैं और वो पक्की ईंटों से बनी हुई है। नगर में 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा एक महाकुंड भी है। इसकी दीवारें और तल पक्की ईंटों से बना है यानी महाकुंड जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ स्नान कर सकते हैं। कुंड के बाहर अशुद्ध पानी को आने देने का ध्यान रखा गया है, न आने देने का यानी कुंड के अंदर जो पानी वहाँ पर कुएं से जो शुद्ध पानी भरा जाता है सिर्फ वही पानी उसके अंदर जा सकता है, लेकिन जो बाहर का गंदा पानी है वो उसके अंदर नहीं आ सकता। कुंड के पानी की व्यवस्था के लिए कुआं है यानी कुंड कहाँ से भरा जाता है उसके अंदर एक कुआं बनाया हुआ है, उस कुएं से उसके अंदर पानी इकट्ठा कर देते हैं। एक विशाल कोठागार भी है।
विशाल यानी कि बड़ा, और कोठागार जहाँ पर हम अन्न को या अनाज को इकट्ठा करते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसा विशाल कोठागार भी पाया गया है जिसमें अनाज रखा जाता था। उन्नत खेती के निशान भी दिखते हैं। उन्नत खेती यानी अच्छी खेती के, वहाँ पर जो फसलें हैं उनके प्रमाण मिले हैं। कपास, गेहूँ, जौ, सरसों, बाजरा आदि के प्रमाण भी मिले हैं। यानी वहाँ पर जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर उन्नत जो खेती थी यानी अच्छी जो खेती थी उसके निशान दिखाई देते हैं, और उन लोगों ने जो फसलें वहाँ उनको प्राप्त हुई हैं उनमें से है कपास, गेहूँ, जौ, सरसों, बाजरा आदि। वहाँ पर उनके साक्ष्य मिले यानी उनके सबूत मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में न तो भव्य राज मंदिर मिले हैं और न ही भव्य मंदिर है। यानी जिस प्रकार से आज भी हम देखते हैं कि हमारी जितनी भी और भी प्राचीन सभ्यताएं हैं तो वहाँ पर विशाल मंदिर मिलते हैं, भव्य मंदिर मिलते हैं और राजमहल या किले होते हैं। लेकिन जो सिंधु सभ्यता है उसके अंदर ना तो कोई भव्य राजमहल मिला है और ना ही कोई भव्य या एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ही विशाल मंदिर मिला है। नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा है, यानी वहाँ का जो राजा एक तरीके से था उसके सर के ऊपर जो मुकुट था वो भी बहुत ही भव्य या विशाल नहीं था, वो भी छोटा सा मुकुट मिला है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर है, फिर भी इसमें भव्यता या आडंबर का अभाव है। ऐसा कवि ने क्यों कहा है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर है फिर भी इसमें भव्यता या आडंबर का अभाव है? क्योंकि यहाँ ना तो कोई भव्य राज मंदिर मिला है, ना कोई राजमहल मिला है, और जो नरेश यानी वहाँ का जो राजा है उसका जो मुकुट है वो भी छोटा सा मिला है। तो इन सारी चीज़ों का अभाव है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है कि उसके अंदर भव्यता या आडंबर का अभाव रहा है। उस समय के लोगों ने कला और सुरुचि को महत्व दिया है। नगर नियोजित था यानी कि पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बसावट की गई थी वहाँ पर। धातु एवं पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मानव और अन्य आकृतियाँ, मुहरे, उन पर बारीकी से की गई चित्रकारी। एक पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। यहाँ पर जो लेखक है उसने या पुरातत्ववेत्ता है उसने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ पर किसी भी राजा या किसी भी धर्म के लिए विशेष स्थान होने के सबूत हमें नहीं मिले हैं। वहाँ पर हमें मिला है कि समाज जो था बहुत ही सुव्यवस्थित और नियोजित ढंग से बसा हुआ था। घरों के आगे पक्की नालियाँ थी जो कि ढकी हुई थी। प्रत्येक घर के अंदर पानी निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी, और वहाँ पर ऐसा कुछ भी हमें उन तथ्यों या सबूतों से नहीं मिला कि जिससे ये प्रतीत होता है कि वो किसी राजा को पोषित करते थे या किसी धर्म का पोषण करते थे, बल्कि सबूत जितने भी वहाँ पर मिले हैं वो ऐसे मिले हैं कि उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर जो व्यवस्था थी वो समाज पोषित थी यानी समाज का पोषण करने वाली थी। तो धन्यवाद बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। कुछ प्रश्न हैं जो आपको इस पाठ को पढ़कर और इनके उत्तर देने हैं। आपके जो प्रश्न हैं वो हैं, सिंधु घाटी के निवासी खेती करते थे, इस कथन को सिद्ध कीजिए। दूसरा प्रश्न है आपका, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समस्याओं का दस्तावेज होते हैं, इस कथन का अभाव स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, आज जल संकट एक बड़ी समस्या है, ऐसे में सिंधु सभ्यता की महानगरों मोहनजोदड़ो की जल व्यवस्था से क्या प्रेरणा ली जा सकती है? भावी जल संकट से निपटने के लिए आप अपने सुझाव देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो के अजायब घर में कौन कौन सी वस्तुएं प्रदर्शित थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता अन्य सभ्यताओं से किस प्रकार भिन्न थी? अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सिंधु घाटी की सभ्यता लो प्रोफाइल स्पष्ट कीजिए। लेखक ने प्राचीन लैंडस्केप किसे कहा है, उसकी क्या विशेषता थी? अगला क्वेश्चन है आपका, ताम्रकाल के दो सबसे बड़े नियोजित शहर किन्हें माना गया और क्यों माना गया? तो बच्चों आपको इन प्रश्नों को पढ़ के इनके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और आपको ये परीक्षा की दृष्टि से याद भी करने हैं। धन्यवाद।